ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर शाह की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से वो अपना वेकेशन स्पेंड करने के लिए मलेशिया गई होती है। एंड यहाँ पर उसे एक रिच पर्सन मिलता है। अब यहाँ पर वो इतना रिच होता है कि वो चाहता था कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे ताकि उसके घर वाले उसे शादी के लिए बार बार फोर्स करना बंद कर दे। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन तो जाती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये एक्टिंग रियलिटी में टर्न आउट हो जाती है। और जब वो लोग वापस यहाँ पर आते हैं, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तब यहाँ पर पता चलता है कि उसकी बॉयफ्रेंड का मरा हुआ भाई, जिसे मरे हुए यहाँ पर बहुत साल हो चुके हैं, वो तो यहाँ पर उनके पास ही रह रहा था और ये बात उनमें से किसी को पता भी नहीं थी। तो फिर चलिए करते हैं हमारी यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब यहाँ पर शाह एयरपोर्ट पर होती है और एयरपोर्ट पर शाह और उसके परिवार वालों की वजह से एकदम केओस मच चुका था, क्योंकि यहाँ पर शाह के परिवार वाले उसे एक डक दे रहे होते जो कि यहाँ पर वह मलेशिया लेकर जाएगी। वो बेचारी जैसे तैसे उस डक को पकड़कर उसे हैंडल कंट्रोल करती है और अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करती है कि इससे मैं ले जाकर क्या करूँगी। अंकल आंटी चाहते थे कि शाह उसे लेकर जाए एंड शाह ने ये समझाने की कोशिश करी थी कि मैं इस एनिमल को नहीं ले जा सकती क्योंकि इनकी कोई टिकट्स नहीं होती और परमिशन अलाउड नहीं होता। अंकल कहते कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसे मार देता हूँ, फिर तो तुम इसे ले जा सकती हो। शाह कहते कि डैड मैं आपको कैसे समझाऊँ, मार कर तो मैं इसे और नहीं लेकर जा सकती और हम यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सो कॉल्ड फियांसे आ जाता है सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड हम यहाँ पर मिलते हैं चांद से, जो कि कह था कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाह कहते कि चिंता गई बाढ़ में, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चांद कहते कह रहे तुम मलेशिया आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पिक कर लूँ। वो बोलते कि गधे कहेंगे, अगर पिक ही करना है तो वहाँ के एयरपोर्ट पे करते, यहाँ तक आकर पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। चांद बोलता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ होने वाली हो और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ और ये तक हमारे साथ आ सकती है। शाह को समझ नहीं आता कि कैसे, उसे तो लगने लगता है कि क्या पता उसकी एयरपोर्ट पे पहचान हो, लेकिन यहाँ पर तो हमारा चांद अपनी प्राइवेट जेट में आया हुआ था जो कि बहुत स्पेशियस होता है, इसलिए वो जो चाहे वो लेकर जा सकते हैं। शाह तो यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही होती है। तब तक तो वहाँ पर बीच में कैप्टन आ जाते हैं बताने के लिए कि हम आपके पायलट्स हैं। शाह तो सबसे पहले यहाँ पर घबरा जाती है कि अगर आप पायलट्स हो तो फिर ये जेट उड़ा कहाँ जाए, अब कि अभी अपने कॉकपिट में वापस से जाइए, जहाँ पर वो लोग उसे भेज देते हैं। एंड वह दूसर आराम कर रही होती है शाह कि तब तक अनाउंसमेंट आ जाता है कि वो लोग लैंड करने वाले। शाह कहते कि ऐसे कैसे, हम इतना जल्दी मलेशिया कैसे पहुंच सकते हैं, अब तक तो टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ है। आई थिंक कि इन्हें पता चल चुका है कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो और ये लोग हमें कहीं ले जाकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने वाले, इसके पहले कि कुछ हो जाए मैं इन्हें अभी डरा कर रखती हूँ। चान उठता है और चाव को समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस एक बार विंडो के बाहर तो जाकर देखो। एंड यहाँ पर चान ने एक आइलैंड पर बड़ा सा हार्ट शेप बनाया होता है और शाह को वेलकम किया होता है। अब आखिर इससे ज़्यादा और गर्लफ्रेंड क्या ही चाह सकती है। एंड फाइनली यहाँ पर वो लोग पहुंच ही जाते हैं, जहाँ पर चांद के मॉम डैडी बड़े प्यार से एंड बड़ी एक्साइटेडली शाह को यहाँ पर वेलकम करने लग जाते हैं। शाह तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि उसे यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक इन लॉज कितने ज़्यादा अच्छे मिले हैं। अब यहाँ पर जब वो एंटर करती है तो फ्लावर्स के पेटल से विल यू मैरी मी लिखा होता है। शाह कहने लग जाते कि सचमुच आई रियली विश कि नासा वालों को ये सब कुछ दिख रहा हो, ताकि नेक्स्ट डे यहाँ पर यही फोटो वो लोग इंटरनेट पर पोस्ट कर देंगे और देखना मेरा नाम यहाँ पर कितना फेमस हो जाएगा। एंड इसी बीच यहाँ पर छानू से पूछने लग जाता है कि तो तुम्हारा जवाब क्या है। एंड ऐसा कहकर वो नील डाउन करता है एंड नील डाउन करके यहाँ पर उसे शादी के लिए एक बार फिर से प्रपोज करता है। शाह कहते कि बुद्धू इतना सब होने के बाद क्या मैं तुम्हें ना बोल सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाने लग जाता है। वो जैसे रिंग बनाता है ऊपर से यहाँ पर कन्फीटीज गिरना शुरू हो जाते हैं। शाह तो यहाँ पर खुश हो जाती है, दोनों किस भी करते हैं, लेकिन उसी बीच वहाँ पर एक पेपर आ जाता है और तब शाह को रियलाइज होता है कि वो पेपर नहीं है बल्कि थिन कटर गोल्ड पीसेस है। अब अंकल को लगता है कि शाह को बहुत अच्छा लग रहा है तो वो और 4-5 हेलीकॉप्टर भिजवाने के लिए कह देते हैं, लेकिन शाह उनका रिमोट उनके हाथों से खींचती है एंड उन्हें तुरंत ही रोकने के लिए बोलती है। एंड शाह तो यहाँ पर पड़े हुए थिन गोल्डन पीसेस को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। एंड जान से कहती है खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, यहाँ पर आकर इकट्ठा करना शुरू करो वरना बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। एंड यहाँ पर जान आकर उसकी मदद करने लग जाता है। वो कहते कि पहले रिंग पहन लो ना, ये सब कुछ यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। शाह कहती कि ऐसे कैसे क्लीन हो जाएगा, क्या पता यहाँ पर हवा ने सब कुछ उड़ा दिया और सब कुछ पानी में चला गया, मैं तो स्विमिंग नहीं करना जानती इतने अच्छे से। अंकल आंटी यहाँ पर दोनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे।
एंड साथ साथ इमोशनल भी हो जाते हैं कि आज अगर यहाँ पर 5 साल पहले वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उनका बड़ा बेटा भी आज यहाँ पर जिंदा होता। एंड सबसे पहले उसकी शादी हो रही होती और फिर यहाँ पर चांद की शादी हो रही होती एंड हमें यहाँ पर उसकी तस्वीर दिखाई भी जाती है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर अंकल आंटी को देखते जो कि अपनी शॉप पर वापस आ जाते हैं एंड वहाँ पर बहुत समय से एक स्टाफ काम कर रहा होता है जिसे तो यहाँ पर उन्होंने अपना फैमिली मेम्बर जैसे बना दिया था। और ये स्टाफ जैसे ही एंटर करता है वो कोई और नहीं बल्कि हानि होता है, चांद का बड़ा भाई। एंड यहाँ पर शाह के मॉम डैड हान को थैंक यू बोल रहे होते हैं उनकी मदद करने के लिए क्योंकि वो लोग यहाँ पर वेडिंग को लेकर इतने ज़्यादा बिजी है कि शॉप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हान कहते कि माँ पा आप लोगों ने मुझे इतनी सारी जगह दी है तो फिर मैं यहाँ पर आपकी मदद कैसे नहीं कर सकता। और एक बार फिर से वो सभी काम पर लग जाते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस मलेशिया में जहाँ पर आंटी और उनके बेटे चांद के बीच में झगड़ा हो रहा होता है कि आखिर शाह कौन सी वेडिंग ड्रेस पहनेगी। अब यहाँ पर स्पेशल ड्रेस पेरिस से चांद ने बनवाया था जिसके पर ढेर सारे डायमंड सेट्स लगे हुए थे। एंड आंटी ने भी यहाँ पर अपना स्पेशल ड्रेस एक टॉप क्लास डिजाइनर से बनवाया होता है एंड इसी टॉपिक पर झगड़ा चल रहा था। शाह यहाँ पर उन दोनों को शांत करवाती है एंड कहते हैं कि ठीक है चलो फर्स्ट हाफ में मैं यहाँ पर एक वेडिंग ड्रेस पहन लूंगी और दूसरे हाफ में सेकंड वेडिंग ड्रेस। लेकिन झगड़ा खत्म ही नहीं होता। अब बात ये थी कि फर्स्ट हाफ में कौन सी वेडिंग ड्रेस पहनी जाएगी तो आंटी चाहती थी कि वो ड्रेस मेरी हो और चांद चाहता था कि वो ड्रेस यहाँ पर उसका हो। शाह कहते कि वो हम देख लेंगे। तब तक आंटी को ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है जो कॉल पिक करने के लिए वो चली जाती है एंड चांद यहाँ पर शाह के लिए कस्टमाइज हील लेकर आया था जो कि एकदम प्रिंसेस जैसी होती है। शाह को ये हील बहुत पसंद थी बिकॉज उसने कई सेलिब्रिटीज को ये पहनते हुए देखा था और चांद ने इसे कस्टमाइज भी करवाया होता है। जब वो उसे पहनती है तो हैरान होती है कि तुम्हें मेरा शू साइज कैसे पता है। चांद तब उसे बताता है कि जब तुम सो रही थी तब मैंने हाथों से मेजरमेंट ले लिया था। एंड इतने एफर्ट सुनकर तो शाह यहाँ पर और खुश हो जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आंटी खुशी खुशी आकर बता रही होती है कि जैंग हमारी सारी वेडिंग को हेल्प करने वाली है। शाह को यहाँ पर जैंग के बारे में नहीं पता होता एंड तब यहाँ पर आंटी और चांद के थ्रू उसे पता चलता है कि जैंग इस परिवार के सारे वेडिंग्स को हैंडल करती है जो कि एकदम परफेक्ट रिचुअल एंड परफेक्ट लग्जरियस वे में होते हैं। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं चांद की आंटी को जो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई होती है कि ऐसे कैसे यहाँ पर चांद की शादी हो रही है वो भी एक वाइल्ड गर्ल के साथ में। उनका दिमाग का टेम्परेचर तो यहाँ पर कम्प्लीटली हाई हो चुका था एंड वहाँ पर शीन होती है जो कि उन्हें टी सर्व करी थी ताकि आंटी अपने ब्रेन को शांत कर सके। लेकिन आंटी यहाँ पर कभी भी कंपैरिजन करना या गॉसिप करना नहीं भूलेंगी। एंड यही आंटी यहाँ पर आ जाती है शाह से मिलने के लिए। शाह यहाँ पर आंटी को हेलो आंटी कहकर ग्रीट करती है और ये बात भी इस आंटी को चुप जाती है। वो बोलने लगती कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी बुद्धि नजर आ रही हूँ जो तुम मुझे आंटी बुला रही हो। शाह की मदर इन लॉ आंटी को शांत करवाती है एंड कहती कि देखिए जहाँ से शाह बिलोंग करती है वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को अंकल आंटी के नाम से बुलाते हैं इसलिए शाह की बातों का बुरा मत मानना। अब सभी लोग आकर तो बैठ जाते हैं लेकिन हम शीन को देखते हैं जो कि आंटी का बैग पकड़ के खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनकी घर की डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि उनके घर की कोई नौकर हो। एंड ये बात यहाँ पर शाह भी नोटिस करती है पर कुछ बोलती नहीं। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मानना पड़ेगा शाह, शादी के लिए तुमने यहाँ पर चांद को मना लिया लेकिन तुम्हें पता है ना हमारे नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस। शाह कहते कि ये कैसे कंडीशंस है, मैं म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट थोड़ी ना ओपन कर रही हूँ। आंटी कहते कि मजाक करने की लगता है यहाँ पर तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर रही हूँ जो कि हर किसी को इस घर में आने से पहले करना पड़ता है। शाह कहते कि वो तो मैं तो कब का साइन कर चुकी हूँ और ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था। आंटी कहते कि हिम्मत वाली बात है, बिना सोचे समझे साइन कर दे या फिर सोच समझ के साइन किया है। शाह कहते कि इसमें सोचने समझने वाली कौन सी बात है, अगर कल को यहाँ पर मेरा और चांद का डिवोर्स होता है तो ऑफकोर्स ही बात है कि मैं अपने मदर इन लॉ के साथ रहूंगी। ये सुनकर आंटी हैरान होती है एंड कहते कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एंटायरली बदल दिया है। शाह बोलती कह रही अब ऐसी कैसी बातें कर रही हैं, मैं इस घर में यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर आ रही हूँ और ऐसे भी अगर चांद मुझे डाइवोर्स देता है तो मेरा पूरा हक बनता है अपने इन लॉज के साथ रहने का और इस तरह मैं यहाँ पर उनका पूरा ख्याल रखने वाली हूँ। आंटी बोलते कि देखो लड़की, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हो जहाँ पर पैसे की बहुत कमी है और मैं समझ सकती हूँ कि इस घराने के पैसे देकर तुम इस घर को कभी छोड़ना नहीं चाहोगी। लेकिन यहाँ पर चांद आंटी को रोकता है और उन्हें करेक्ट करता है। वो कहते हैं कि देखिए पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं बल्कि प्यार की होती है एंड शाह जिस घर में पली बड़ी है वहाँ पर प्यार और पैसे दोनों की कमी बिल्कुल नहीं थी। वो सब कुछ यहाँ पर उसके लिए इनफ था और वो मेरे पास मेरे पैसों के लिए नहीं आई है। आंटी कहते कि तुम बातें समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे असेट्स और प्रॉपर्टीज का क्या होगा। चांद कहता है कि सब तो मैंने यहाँ पर उसी के नाम पर कर कर रखा है। ये सुनकर आंटी कहते कि देखो
व्हाट इफ यहाँ पर गलती शाह की रही, तब तुम क्या करोगे? चांद कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज इंक्लूड कर देता हूँ कि शाह की गलती कभी हो ही नहीं सकती है, सारी गलती यहाँ पर मेरी होगी। ये सुनकर आंटी सोचती कि लगता है ये पूरे परिवार वाले पागल हो चुके हैं। शाह कहने लगती कि बस इतनी नेगेटिविटी आज के लिए बहुत है, मैं चलती हूँ, चांद के साथ मुझे यहाँ पर कुछ काम भी करना है। उन दोनों के जाने के बाद आंटी यहाँ पर चांद की मम्मा से कहने लग जाती है कि देखिए मिसेस ली, मैं तो आपको बस समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आपको अपनी डॉटर इन लॉ को कैसे संभालना है आता ही नहीं है। लगता है कुछ चीजें मुझे यहाँ पर तुम्हें सिखानी पड़ेंगी। ऐसा बोलकर वो शीन को यहाँ पर इशारे करती है एंड शीन यहाँ पर पर्स को ढंग से रखकर अपनी मदर इन लॉ को सर्व करती है चाय। और बस चाय ही नहीं, यहाँ तक कि वो उनके पैर भी दबाती है और पैर दबाने के साथ साथ उनके कोट को ड्राई क्लीनिंग के लिए भी लेकर जाती है। ये सब कुछ तो यहाँ पर शाह जाते जाते देख लेती है एंड कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर इन लॉ है। और वो उनमें टॉन्ट मार रही होती है बिकॉज वो उसे डॉटर इन लॉ की तरह नहीं, नौकर की तरह ट्रीट कर रही थी। आंटी कहती कि तो तुम्हें क्या लगा? एंड शाह यहाँ पर उनके मुंह पर बोल देती है कि जिस तरीके से आप उसे ट्रीट कर रही हो वो डॉटर इन लॉ वाली कम वाइब एंड यहाँ पर नौकरों वाली वाइब ज्यादा दे रही है। आंटी बोलती कि तो डॉटर इन लॉ यहाँ पर नानी से कम नहीं होनी चाहिए, वो तो नानी से ज्यादा काम करनी चाहिए, वरना बुढ़ापे में यहाँ पर ख्याल कौन रखेगा? अब तुम बताओ, हम हमारी डॉटर इन लॉ पर हक नहीं जताएंगे तो और कौन जताएगा? ये सवाल यहाँ पर वो छान की मम्मा से पूछ रही होती है। शाह तो यहाँ पर कहने लग जाते कि नहीं नहीं, ये सब कुछ गलत है, वो आपकी बेटी की तरह होनी चाहिए ना कि नौकर की तरह। वो बेचारी अपना घर छोड़ कर आ रही है और आप लोग उसे ऐसे ट्रीट करे। आंटी कहते कि शाह ऐसी बातें मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंटी सही बोल रही है, तुम्हें यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ की बातों को ओबे करना चाहिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो शाह के पास चली जाती है एंड शाह थोड़ी सी घबराने लगती है कि उसकी मदर इन लॉ इस आंटी की चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। एंड आंटी जाकर यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है कि क्या तुमने यहाँ पर वो पैसे यूज किए जिसने मैंने यहाँ पर तुम्हें दिए थे ब्लैक कार्ड के अंदर? शाह कहते कि माँ आपने तो मुझे डरा ही दिया, और ऐसे भी वो पैसे मैं कैसे यूज करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ की शॉपिंग करूँ। मैंने कोशिश तो की स्पेंड करने की, लेकिन 20,000 यान से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आंटी कहने लग जाती कि बस तुमने दिन का 20,000 यान स्पेंड किया? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम पूरे दिन में 4-5 लग्जरियस चीज़ तो आ ही जानी चाहिए। अब ब्लैक कार्ड का लिमिट अनलिमिटेड है, तुम जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकती हो, जितना चाहे उतना गोल्ड खरीद सकती हो। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं इस चीज की बात नहीं कर रही थी, अगर तुम अपनी बहू को पैसे दे दोगे तो वो सीखेगी कैसे? शाह की मदर बोलने लग जाती है कि देखा, मैं उसे सिखा दूंगी कि स्पेंडिंग कैसे करते, उसकी चिंता तुम मत करो। एंड शाह यहाँ पर आंटी से पूछती कि आपका बैग कितने का होगा? आंटी बताती कि 1 मिलियन का, क्योंकि वो ओमिस का लेटेस्ट एडिशन है। और ये सुनकर शाह यहाँ पर ओमिस के सारे लेटेस्ट कलेक्शन के बैग्स ऑर्डर कर देती है। और ये सुनकर उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि देखा, मेरी बहू कितनी स्मार्ट है, मुझे तो यहाँ पर खुद से उसे सिखाना भी नहीं पड़ा, वो देखते देखते ही सीख चुकी है। और ये बात यहाँ पर उस आंटी को जलन होने लग जाती है। एंड अब वो आंटी तो यहाँ पर और भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, बट शाह कहते हैं कि बस हाँ आंटी, हर कोई आपके जैसा ओबीडियंट नहीं बन सकता और ना ही आपके बहू के जैसा, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, आप जैसी हो वैसी रहो। मेरी मदर इन लॉ ऐसी ही ठीक है, आप इनके इन्फ्लुएंस से ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर शाह की मदर इन लॉ स्टाफ को बुलाती है, जहाँ पर उन्होंने शाह के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है एंड ये हैवी गोल्ड के नेकलेसेस होते हैं। ये देखकर तो उस आंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये नेकलेसेस इतने हैवी होते कि शाह खुद ही नीचे बैठ जाती है। आंटी बोलती है कि देखा, अगर मेरी बेटी का सर झुकेगा तो सिर्फ हैवी नेकलेसेस पहनकर, वरना वो कभी किसी के सामने अपना सर झुका भी नहीं सकती और ना ही मैं उसे झुकाने दूंगी। आंटी बोलने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर लगता है मिले हुए हो, और तुम कब समझोगी? मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर अपनी बहू को इतना ज्यादा स्पॉइल कर रखोगी तो वो तुम्हारी एंटायर फैमिली को स्पॉइल कर देगी। ये कभी यहाँ पर घर बसा ही नहीं पाएगी अपना खुद से। आंटी बोलती कि खुद से बसाने की क्या जरूरत है, मैंने यहाँ पर शाह देखो कितने सारे घर खोज कर रखे हुए हैं। एंड ये सब कुछ सुनकर देख कर तो इस बार आंटी बेहोश हो जाती है। शाह और उसकी मदर इन लॉ दोनों घबराने लग जाते कि इन्हें क्या हो गया। शाह कहते कि माँ जाने दीजिए, सभी को हार्ट अटैक आता है और इन्हें जेलसी का अटैक आया है, थोड़ी देर सोएंगे तो शायद से दिमाग थोड़ा तो शांत रहेगा और हाँ, नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इतने में यहाँ पर आंटी उठती है और कहते कि बस अब बहुत हो गया, लगता है सीधा मुझे यहाँ पर वेडिंग डे ही तुम्हारा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से जा रही हूँ। शाह याद से उन्हें यहाँ पर उनका ओमिस का लिमिटेड एडिशन वाला बैग देती है और साथ साथ एक पेस्ट्री का छोटा बॉटल भी।
ताकि यहाँ पर आंटी का मुंह हल्का सा तो स्वीट हो जाए। आंटी गुस्से में वहां से चली जाती है एंड जाके मदर इन लॉ से बोलने लगती है कि मानना पड़ेगा, तुम कितनी ज्यादा मीठी और प्यारी हो, सबके लिए अच्छा सोचती हो। इसके बाद यहाँ पर चांद शाह को लेकर एक स्पेशल जगह चला जाता है। वो जगह जो कि यहाँ पर एक ह्यूज सी बिल्डिंग होती है, जिसके अंदर यहाँ पर शाह और चांद की वेडिंग हेल्ड होगी। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बड़े भाई ने इस बिल्डिंग को कितने अच्छे से आर्किटेक्ट किया है, और सचमुच वो कितना ज़्यादा स्मार्ट पर्सन भी था। एंड तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस बिल्डिंग को उसके भाई ने स्पेशली यहाँ पर छान के लिए बनाया। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पर हान इस बिल्डिंग का सारा लेआउट छान को बता रहा होता है। छान यहाँ पर हान से कह रहा था कि भैया, आपको नहीं लगता कि मेरी शादी के पहले आपको यहाँ पर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए? मुझे तो यहाँ पर अब तक लड़की भी नहीं मिली है, और मैं तो आपसे एज में छोटा भी हूँ। एंड हान का यहाँ पर असल में नाम जाओ होता है। जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब क्या करूँ, मैं परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ एंड मुझे यहाँ पर सभी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, स्पेशली अपने छोटे भाई जान के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे एंजॉय करो एंड मैं यहाँ पर तुम्हें वो बेस्ट लाइफ दे सकूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पर शादी करूँ या ना करूँ वो भी मुझे नहीं पता है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर चांद कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड यहाँ पर वो शाह को बता रहा होता है कि उसका बड़ा भाई चीज़ों को लेकर कितना सपोर्टिव रहा करता था। अक्सर ऐसा होता है परिवारों में, जब यहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते तो आपस में झगड़ने लगते, बट कभी नहीं, ऐसा यहाँ पर उन दोनों के बीच कभी नहीं हुआ। जाओ हर चीज़ को लेकर यहाँ पर चांद को सपोर्ट करता था और उसके लिए चीज़ें करता भी था। एंड इनफैक्ट जाओ ने यहाँ पर चांद से कहा था कि देखो, तुम शादी किसी से भी करो ये मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि क्या वो पर्सन तुमसे लव करती है एंड क्या तुम उसे यहाँ पर लव करते हो, और क्या तुम दोनों उस लव के रिस्पेक्ट करते हो, बिकॉज वही बॉन्ड यहाँ पर फॉर एवर रह जाता है। शाह यहाँ पर कहते कि सच कहा तुम्हारे भाई ने, अब तुम ज्यादा इमोशनल मत रहो, तुम्हारा भाई सच में तुम्हारे पर बहुत प्राउड फील कर रहा होगा। अनितिम यहाँ पर शाह को उसकी मम्मा का वीडियो कॉल आ जाता है, जहाँ पर शाह उन्हें वो बिल्डिंग दिखाने लग जाती है जो कि यहाँ पर जाओ ने बनाई होती है। आंटी कहते कि रे वाह, उसका तो डिजाइन दिमाग कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव है। शाह कहते कि है ना, और ये बिल्डिंग स्पेशली उन्होंने यहाँ पर छान की वेडिंग के लिए बनाई थी। ये सुनकर तो आंटी यहाँ पर और भी इम्प्रेस हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर कॉल पर हान यानी कि जावा आ जाता है, जहाँ पर शाह उसे ब्रदर कहकर बुला रही थी, और ये बात यहाँ पर छान को पता नहीं थी कि ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है। तो वो यहाँ पर वीडियो कॉल में देखने वाला था, पर तब तक कॉल यहाँ पर कट हो जाता है और वो अपने भाई को देख ही नहीं पाता। जान यहाँ पर शाह से पूछने लग जाता है कि मुझे तो पता नहीं था कि ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारा कोई भाई है। तो वो उसे बताते कि वो मेरा सगा भाई नहीं है, 5 साल पहले मेरे मॉम डैड ने उसे यहाँ पर रास्ते पर पाया था। अब हाँ, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा सुन के, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मेरे मॉम डैड ने यहाँ पर उसे जॉब अपॉर्चुनिटी दी थी। और तब हमें पता चला था कि वो कितना इनोसेंट इंसान है और उसके पास जाने के लिए कोई घर भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर उसे अपने परिवार का हिस्सा बना दिया और हम सभी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। जान कहते कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगी? शाह कहते कि ऑफकोर्स, तुम दोनों मेरे डिफरेंट पर्सन हो, मेरे लिए तो मेरा हस्बैंड यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे एनर्जेटिक किसेस दे रही होती ताकि ये एनर्जी चांद के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसेस फैंग अपनी बहू शीन से कह रही होती है कि देखो, भले आज ये हमारा इवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें तो पता ही है कि वो शाह कितनी चुलबुली है, इसलिए हमें यहाँ पर सभी के सामने तो दिखा ही देना होगा कि मेरे घर परिवार के लोग कितने ज़्यादा क्लासीनेस के साथ में रहते, इसलिए मेक श्योर करना कि तुमसे कोई मिस्टेक ना हो। शीन यहाँ पर अपने मदर इन लॉ को ओके बोल देती है और उस बेचारे की शक्ल से नजर आ रहा था कि वो कितनी डरी हुई है। वही दूसरे यहाँ पर इस इवेंट में शाह आ जाती है, तब यहाँ पर अंकल आंटी शाह को वेलकम करने लगते हैं और मिसेस वैंग यहाँ पर चली जाती है एंड शाह से कहने लगती है कि देखो शाह, कोई भी चीज़ की दिक्कत पड़े तो मेरी बहू की मदद ले लेना। वो क्या है ना, तुम्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस कहाँ से आते होंगे, यहाँ के गेस्ट अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अब तुम समझ ही सकते हो कि हमारा स्टेटस कितना ज़्यादा हाई है, तुम्हें हार्डली यहाँ पर एक लैंग्वेज आता होगा। शाह तब यहाँ पर 8 के इशारे करती है। ये सुनकर तो आंटी का आंखें ही खुल जाता है, वो बोलती कि तुम्हें 8 भाषाएं आती है। शाह कहते कि मुझे 8 डायलेक्ट्स आता है एंड डायलेक्ट्स का मीनिंग ये होता है कि उसी के लैंग्वेज के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स एंड अलग अलग डिफरेंट एक्सेंट्स। ये सुनकर तो शाह के मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ इम्प्रेस हो जाते हैं एंड कहते कि रे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, सेम लैंग्वेज के अलग डायलेक्ट्स को यहाँ पर सीखना और उन्हें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, दूसरे लैंग्वेज को सीखने से भी ज़्यादा। मानना पड़ेगा कि तुम्हारा आईक्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर मिसेस वैंग मन ही मन बोल रही होती है कि इनकी बेटी तो अगर पानी भी गर्म कर दे तो भी ये लोग इसे अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, और ऐसे भी क्यों ना करें।
अब यहाँ पर आंटी शुरू हो जाती है आग लगाना, ये बोलते कि देखो देखो डायलेक्ट से क्या ही होता है, यहाँ पर लोग फ्रेंच जर्मनी अलग अलग जगह से आएंगे, डायलेक्ट्स याद करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन गलती से शैम्पेन किसी पर्सन पर गिरा देती है। वो उस पर्सन से फ्रेंच इंग्लिश चाइनीज सब में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर्सन के डायलेक्ट को समझ नहीं पाती एंड शाह समझ पाती है। तो जाकर यहाँ पर वो उनसे बात करने लगती है और उनकी मदद करती है। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर आंटी की बोलती बंद हो जाती है। आज यहाँ पर उसने जो लैंग्वेज बोला था वो असल में रशियन लैंग्वेज होता है। ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग शाह की तारीफ करने लग जाते हैं। एंड अंकल आंटी भी कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था कि तुम्हें रशियन बोलना आता है। शाह कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ मेरे ग्रैंडपा ने सिखाया है, बिकॉज उनके रूट्स वहाँ से जो बिलोंग करते हैं। एंड सभी के सभी यहाँ पर शाह की तारीफ कंटिन्यूसली किए जाते कि उसने इतने ज़्यादा ह्यूज मैटर को कितना सिंपल तरीके से यहाँ पर हैंडल कर दिया विदाउट एनी केयर्स। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर मिसेस वांग को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो शीन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। ये चीज़ यहाँ पर शाह भी नोटिस करता है और उसे सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एंड आंटी तो यहाँ पर बेचारी शीन को सुना ही देती है कि तुमने आज जो मिस्टेक की है उस वजह से मेरी आज बहुत बेइज्जती हुई है, और आज की बेइज्जती वजह से तुम तो मेरे घर में एंटर करना भी बिलोंग नहीं करती हो, इसलिए घर आना मत। ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब शाह यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर उसे लगने लगता है कि शीन में भी यहाँ पर रो रही होगी, पर शीन तो यहाँ पर स्मोक कर रही थी अपने अंदर के गुस्से को और सैडनेस को काम डाउन करने के लिए। शीन कहती कि क्या करूँ, मैं पहले स्मोक नहीं किया करती थी, बट अब यहाँ पर ये चीज़ मेरी आदत बन चुकी है। शाह कहते कि आई थिंक यहाँ पर मे भी तुम दोनों को बैठकर बातें करनी चाहिए, बट यहाँ पर अगर तुम उन्हें अपने साइड की बातें समझाओ और वो समझ जाए तो। शीन कहते कि वो कभी नहीं समझ सकती हैं। इस घर में शादी करने के पहले मुझे 20 पेज के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ा था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे ओबीडियंटली यानी कि एक नौकर की तरह यहाँ पर रहना होगा। मैंने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा तो देखना मुझ पर कैसे फाइन एंड पेनल्टी लग जाएगी, एंड मुझे यहाँ पर डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ तो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, और बस इसलिए मैं यहाँ पर जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करती आ रही हूँ। मुझे नहीं लगा था कि घर की बहू बनने से ज़्यादा मैं घर की यहाँ पर नौकर बनकर रह जाऊंगी। राव कहते कि ओह, तो तभी मैं सोचूं कि उस दिन आंटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतना एम्पैथाइज क्यों कर रही थी। आप मुझे समझ आ रहा है, उन्हें लगा होगा कि सेम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मैंने साइन किया होगा, पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत डिफरेंट था। एक काम करो, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताओ, क्या पता मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड वो सभी मिलकर यहाँ पर एक एक अलग अलग प्रिंट लेकर बैठ जाते हैं शीन के कॉन्ट्रैक्ट का। अब शाह यहाँ पर सभी को समझाने लग जाती है कि डॉक्यूमेंट्स में सारे रूल्स लिखे गए हैं, उन रूल्स को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और इसका अपोजिट क्या किया जा सकता है वो दिमाग लगाकर सोचिए। सभी लोग यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना शुरू कर देते एंड शाह यहाँ पर बता रही होती कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर किसी को भी यानी कि अपनी एल्डर्स को कर्स नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, चिल्लाकर नहीं कर सकती विच मीन्स विस्पर कर सकती हो। अब अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि कर्ज बिल्कुल नहीं कर सकती तो बात तो अलग है, यहाँ चिल्लाने के लिए मना किया गया है, इसलिए तुम यहाँ पर धीरे से कर्ज करोगी, लेकिन यहाँ पर उनसे दूर खड़ी होकर नहीं बल्कि उनके पास में जाकर और उनके ईयर्स में जाकर तुम यहाँ पर विस्पर करना। अब ऐसा कर 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 सभी के दिमाग में एक एक आइडियाज आने लग जाते हैं उन रूल्स को पढ़कर, और सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने लग जाते हैं। जहाँ पर तो उसके पास ढेर सारे आइडियाज आ जाते हैं। एक आइडिया तो यहाँ पर शीन को भी आता है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मैं अपने से बड़ों से जबान नहीं लड़ा सकती, विच मीन्स यहाँ पर जबान लड़ाने के बजाय मैं फिजिकल फाइट तो कर सकती हूँ। शाह कहते कि ये हुई ना बात, इतनी ही पॉजिटिविटी के साथ सोचोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ साथ अंकल भी यहाँ पर एक आइडिया देते, बट मिसेस ली आइडिया दे ही नहीं पाती और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है, तुम्हारे पास आइडिया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लगता है तुम मुझसे यहाँ पर लव ही नहीं करते हो। अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, ये आइडिया मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा, फिर तुम सभी को बताना। एंड ये देखकर यहाँ पर शाह स्माइल करने लग जाते कि आई होप मेरी और चांद की रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़े। शाह कहते कि बस फिर अब हमने सारे रूल्स को सॉर्ट आउट कर दिया है, अब तो तुम यहाँ पर सब कुछ कर सकती हो। शीन यहाँ पर शाह को और एंटायर फैमिली को यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाती उसकी इतनी मदद करने के लिए। एंड वो कहती कि मैं मेक श्योर करूंगी कि आपसे मैं यहाँ पर सारे रूल्स ढंग से फॉलो करूँ। ऐसा कहकर वो जाने लग जाती है एंड बैकग्राउंड में यहाँ पर वॉर का म्यूजिक चल रहा था कि जैसे शीन की वॉर अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है और वो वॉर लड़ने के लिए जा रही है वैंग परिवार वालों के साथ में।
एंड फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। शाह यहाँ पर यही सोच रही होती कि शीन बेचारी डर गई होगी या फिर उसे शुरुआत कर दिया होगा। एंड सभी के सभी मिलकर यहाँ पर बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे कि तब तक यहाँ पर मिसेस वैंग भागते हुए चिल्लाते हुए आ जाती है अपने बिखरे हुए बाल और अपने फटे हुए कपड़ों के साथ में। तो यहाँ पर समझ आ चुका था कि ये सब कुछ यहाँ पर शाह की पट्टी बढ़ाने से हुआ है। तो वो आते यहाँ पर शाह का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लेकिन शाह के आगे आकर यहाँ पे पूरा परिवार खड़ा हो जाता है एंड आंटी से कहते हैं कि हमारी बेटी को कुछ भी बोलना बंद करो, ये सब कुछ हमने यहाँ पर शीन को सिखाया है। आंटी बोलती कि तुम सभी तो मेरे परिवार वालों के जैसे हो, तुम सभी मुझे कैसे बिट्रे कर सकते हो। वो सभी कहने लग जाते कि हम जानते कि हम तुम्हारे परिवार जैसे, अगर शीन तुम्हारी घर की बहू है तो वो हमारी भी बेटी जैसी हुई। हम तो सिर्फ यहाँ पर हमारे परिवार वालों की मदद करने की कोशिश कर रहे। और तुम खुद सोच कर देखो कि न जाने कौन सा नशे करके तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया होगा। ये सुनकर तो आंटी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर तो चान कहने लग जाते हैं कि आंटी, आई थिंक आपके अंदर यहाँ पर घमंड आ चुका है। बिकॉज क्या है ना, आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही अर्न जो करने लग गया है, तो लगता है मुझे यहाँ पर उसकी सैलरी में से थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पर इस पैसों की वैल्यू समझ आ सके। ये सुनकर आंटी कहते कि बेटा ऐसी बातें मत करो, आप तो मेरे बेटे को क्यों बीच में ला रही हो। चान कहते कि क्यों नहीं, उसका भी तो फर्ज बनता है अपनी वाइफ का यहाँ पर साथ देने का, लेकिन लगता है यहाँ पर काम करने की वजह से कुछ आता ही नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है जहाँ पर वो गुस्से में आकर कह ही देती है कि मैं अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ एंड मैं डिवोर्स चाहती हूँ बिकॉज अब बहुत हो गया। अब मैं इस घर पर रहकर और पुलिस सहन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर मेरा सारा का सारा लिमिट क्रॉस हो चुका है और मैं अपनी लाइफ पीसफुल जीना चाहती हूँ। आंटी यहाँ पर शीन को सुनाने लग जाती कि कौन सी पीसफुल लाइफ तुम जीना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि हमने यहाँ पर तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं है। शीन बोलते कि बस करिए, मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो यहाँ पर मेरे घर के नौकर को मिलती है। मैं यहाँ पर भले ही खेतों में काम कर लूँगी, एक ऐसे इंसान के साथ रह लूँगी जो कि कम कमाता है, बट एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहूँगी जो कि जेन्युइनली मुझसे लव करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, ना कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बस फॉलो करता है अंधा होकर, ममस बॉय बनकर। आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर शान का पूरा परिवार इस चीज़ को लेकर उनका साथ देता है, यानी कि शीन का। वो शीन से कहने लग जाता है कि शीन, जो भी पेनल्टी होगी वो हम यहाँ पर तुम्हारी पे करने में मदद करेंगे। एंड हाँ, डिवोर्स के बाद में अगर मिसेस वैंग ने तुम्हें ज़रा भी परेशान किया तो हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। ये सुनकर तो मिसेस वैंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम सबके सब मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, भूलो मत कि यहाँ पर मैं इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। शाह कहते कि बड़ी बेटी होने से कुछ हो नहीं जाता, कैरेक्टर लेस होने से ज़रूर कुछ हो जाता है। ये सुनकर आंटी को और गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर सके, अंकल यहाँ पर गार्ड्स को बुला देते हैं एंड कहते कि मिसेस वैंग को घर छोड़ाओ। लगता है यहाँ पर बुढ़ापे की वजह से उनका दिमाग भी कमज़ोर होता जा रहा है। वहीं दूसरे पर फाइनली शीन सभी को बाय बोलकर जाने लग जाती है एंड जाने से पहले यहाँ पर शाह और शीन को एक सीक्रेट का बॉक्स गिफ्ट करती है एंड कहते कि तुम मुझे ऑफर नहीं करना चाहोगी। शीन कहते कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर स्मोक करती हो। अब शाह यहाँ पर वो लेती तो है, लेकिन उसके अंदर से यहाँ पर स्मोक नहीं बल्कि बबल्स आ रहे होते, विच मीन्स वो रियल सीक्रेट्स नहीं होते। एंड जहाँ पर वो शीन को बस यही समझा रही थी कि ये तुम्हारी सैडनेस का हल बिल्कुल भी नहीं है। शीन उसे यहाँ पर थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर जान कहने लग जाते कि सचमुच तुमने सिर्फ मेरी फैमिली को ही नहीं बल्कि किसी और फैमिली को और किसी और की लाइफ को यहाँ पर बचाया हुआ है। शाह कहती कोई बात नहीं। इतने में यहाँ पर जान बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि काश यहाँ पर एज अ परिवार वो लोग यहाँ पर अपना एक पोर्ट्रे बना सके। शाह कहते कि वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। वो कहते कि आई मीन काश मेरा बड़ा भाई भी उसमें होता। शाह बोलते कि तुम भी ना इतनी सी बात को लेकर यहाँ पर ओवरथिंक मत करो, तुम अपने भाई की फोटो मुझे बताओ, क्या पता हम यहाँ पर फोटोशॉप कर कर उसे भी पोर्ट्रेट के अंदर ऐड कर दे तो देखना कितना फैंटास्टिक लगेगा। यहाँ पर वो लोग बड़ी सी फोटो एल्बम लेकर बैठ जाते हैं और फोटो ओपन करने पर शाह को हैरानी होती है। इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ पर वो हान की फोटोज देखती है, इसलिए बिकॉज चांद की फोटोज के अलावा कोई भी फोटोज नहीं होती एंटायर एल्बम में। तो फिर चांद यहाँ पर स्टाफ को बुलाने लग जाता है एंड स्टाफ से पूछने लग जाता है। स्टाफ तभी यहाँ पर बताया था कि इनके सभी फोटोज एक जगह पर यहाँ पर रखी गई है, तो वो इसे ढूंढने के लिए बोल देता है, लेकिन टाइम तो यहाँ पर ज़रूर लगेगा। शाह कहती कोई बात नहीं, फोटोज जैसे मिल जाएंगे वैसे ही यहाँ पर काम जल्दी हो जाएगा, आजकल यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
इतने में यहाँ पर वो उसे वाइफ ही कहकर बुलाने लगता है। शाह कहते कि अभी से हमारी शादी तो हो जाने दो। वो कहता कोई बात नहीं, चलकर हम यहाँ पर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शाह बोलते कि सर्टिफिकेट लेना कितना लॉन्ग प्रोसेस है, मुझे यहाँ पर एम्बेसी जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और सभी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। लेकिन यहाँ पर चांद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है जो कि उसने यहाँ पर शाह के आने से पहले प्रिपेयर कर रखे हुए थे। विच मीन्स यहाँ पर शाह का काम और कम हो चुका है और उसे सिर्फ जाकर यहाँ पर अपना मैरिज रजिस्टर करवाना होगा। अब वो लोग यहाँ पर चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्टाफ बता रहा होता है कि प्रोसेसिंग के लिए 20 वर्ष दिए जाएंगे। ये सुनकर शाह के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आ जाता है। वो कहते कि तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा स्मोक का पैकेट एंड यहाँ पर पैसे, देखना कितना जल्दी काम करा लेंगे। अब वो चली तो जाती है वो परचेस करने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पर चार सिविल ब्यूरो के डायरेक्टर को कॉल कर सारी सेटिंग्स करने के लिए बोल देता है। शाह यहाँ पर वापस आता है और उसे पैकेट देती है, जो कि वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो वो उसे पैसे देने लगती है, तो वो स्टाफ तो यहाँ पर डर ही जाता है। वो उसे समझाते कि यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलते। एंड तब तक सिविल ब्यूरो के डायरेक्टर आकर पर्सनली यहाँ पर चांद और शाह का काम करवा रहे होते। शाह कहते कि ये पर्सन कौन है, एंड तब यहाँ पर चांद उसे उस डायरेक्टर के बारे में बता रहा होता है। शाह बोलती कि मुझे पता नहीं था कि इस पैकेट की वजह से सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टर आ जाएगा काम करवाने के लिए, लेकिन शाह को क्या पता कि ये सब कुछ यहाँ पर चांद की वजह से हो रहा है। शाह यहाँ पर कहने लग जाती है कि यहाँ के सर्टिफिकेट्स कितने वियर्ड होते हैं, एक पेपर की तरह नजर आते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर परमानेंट सर्टिफिकेट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर तो ना ढेर सारे फोटोज खींचने लगते हैं ताकि ऑनलाइन पोस्ट कर अपनी वेडिंग को फ्लेक्स कर सके। छान कहते कि मेरे पास इससे भी अच्छा ऑप्शन है। एंड जब यहाँ पर वो ऊपर की ओर इशारे करता है तब वहाँ पर एक प्लेन होती है जो कि यहाँ पर बड़ा सा बैनर लेकर जा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर सभी का ध्यान उसी प्लेन की तरफ पड़ जाता है। एंड सभी यही सोच रहे होते हैं कि लड़की कितनी लकी होगी जिसका हस्बैंड उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। एंड शाह जान को यहाँ पर तांगे बनने लग जाती है, जहाँ पर शाह याद आता है कि वो तब यहाँ पर उसका हस्बैंड बन चुका है, तो वो उसे हबी हबी कहकर बुलाने लगती है। और यहाँ पर जान शाह फील करता है, कहते कि प्लीज़ मुझे पब्लिक में ऐसा मत बुलाओ। शाह कहते कह रहे तो मुझे वाइफ ही बुला सकते हो, तो मैं तुम्हें हबी नहीं बुला सकती। वो कहते कि ठीक है बुला लो, सहन कर लूंगा। एंड वही दूसरी यहाँ पर आंटी का कॉल आ जाता है, जो कि जान भाई यहाँ पे चिल्ला रही होती है कि तुम दोनों सर्टिफिकेट लेने के लिए गए एंड तुमने हमें बताया भी नहीं। तुम्हें पता है एंटायर मलेशिया को पता चल चुका है और हम मॉम डैड होकर लास्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो भी हो सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ, सबसे पहले हमें यहाँ पर तुम्हारे भाई को चीज़ें दिखानी होंगी, वो यहाँ पर तुम पर कितना प्राउड फील कर जाएगा। जान कहते कि माँ एक बार यहाँ पर शाह के मॉम डैड भी आ जाए और उसका कोई तो भाई है वो भी आ जाए, हम बस उन्हें एयरपोर्ट जा रहे हैं पिक करने के लिए, फिर हम सब घर आकर इकट्ठा एक फैमिली की तरह बैठेंगे। आंटी कहते कि ठीक है, सेफली उन सबको लेकर घर पहुंच जाना। अब वो सभी यहाँ पर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे होते एंड जान एक्चुअल में यहाँ पर क्यूरियस था शाह के उस मुंह बोले भाई को देखने के लिए। एंड यहाँ पर वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं अंकल आंटी को पिक करने के लिए, जहाँ पर अंकल आंटी के साथ साथ उसका भाई भी आ रहा होता है। शाह कहते कह रही तुमने ये चश्मे और कैप क्यों पहन कर रखा है, पर वो जब हटाती है तब वो उसका हान नहीं होता, बिकॉज वो यहाँ पर कोई और पर्सन था जो कि आंटी के घूमे हुए सामान को वापस लौटाने आया था। आंटी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है एंड शाह यहाँ पर हान के बारे में पूछने लगती है। तब पता चलता है कि हान चाहता है कि वो वेडिंग के 1-2 दिन पहले आए, ताकि पहले से वहाँ पर जाए, बिकॉज यहाँ पर शॉप को भी तो संभालना है और ज़्यादा टाइम तक शॉप थोड़ी ना बंद किया जा सकता है। शाह बोलती कह रहे वाह, लगता है यहाँ पर मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही मेच्योर्ड एंड बिजनेस माइंडेड हो गया, मानना पड़ेगा वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है हमारे वर्क को लेकर। तब तक यहाँ पर छान अंकल आंटी को वेलकम करने लग जाता है। आंटी अंकल कहने लगती कि ये क्या, अब तो हम तुम्हारे मॉम डैड है, तुम कब तक अंकल आंटी बुलाते रहोगे। तो वो उन्हें कहने लग जाते कि हाँ मॉम डैड, लेकिन मॉम डैड सुनकर तो अंकल आंटी को गूज बम्स आ जाते। वो कहते कि काम करते फिलहाल के लिए अंकल आंटी रहने दो, धीरे धीरे हम यहाँ पर आते डाल देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं इन लॉस को, जो कि यहाँ पर उन सभी का इंतजार कर रहे होते। सब एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर बहुत खुश होते। अंकल तो यहाँ पर हैरान हो जाते कि आपके गार्डन में यहाँ पर इतने लग्जरियस बतख कैसे घूम रहे हैं। तब शाह यहाँ पर उस पेट के बारे में उन्हें बताने लग जाती है। आंटी तो यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आई थी, वो सारे फ्रूट्स जो कि यहाँ पर उनके ट्रॉपिकल जोन में होते हैं। ये सारे फ्रूट्स लेकर यहाँ पर चांद खुश हो जाता है, लेकिन आंटी का तरीका उसे खिलाने का थोड़ा डिफरेंट होता है। चांद तो यहाँ पर घबरा ही जाता है
शाह कहते कि डरते क्या हो, ये तो मॉम का तरीका है। एंड वो उन्हें बताती है। इतने में वो लोग बैग में यहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाते हैं एंड आंटी के हाथों में यहाँ पर फ्रूट का एक डिब्बा होता है। आंटी कहते कि काम करते हम खा लेते हैं, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे, तीनों मिलकर यहाँ पर पूरी कोशिश करते अपने दांतों से उस चीज़ को काट काट कर खाने का, बिकॉज वो फ्रूट इतना स्ट्रांग जो होता है। एंड जैसे वो लोग पीछे मुड़ते, तीनों मिलकर यहाँ पर तारीफ करना शुरू कर देते। लेकिन शाह के मॉम डैड यहाँ पे बताते कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो ऐसे नहीं खाया जाता, उसे पकने में यहाँ पर अभी भी टाइम लगेगा, वो पकेगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और तब उसे खाना होता है। तीनों के तीनों यहाँ पर एम्बेरसिंग फील करने लग जाते हैं। फिर शाह यहाँ पर छान के दांतों का ध्यान रख रही थी एंड अंकल यहाँ पर अपनी वाइफ के, तो वो यहाँ पर शाह के डैड भी कहने लग जाता कि मेरी दांत भी दुख रहे हैं। आंटी बोलती कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो कहते कि कुछ नहीं, इतने लवी टवी कपल्स को देखकर सोचा कि मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वह दूसरी यहाँ पर शाह उन्हें एक बड़ी रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है। अंकल आंटी कहने लगते कि लगता है इस कंट्री का यहाँ पर डायलेक्ट ही अलग है, देखो किस तरीके से नंबर्स लिखे गए हैं खाने का नाम लिखने की बजाय। शाह यहाँ पर कहते कि नहीं, एक्चुअली ये प्राइसेस है। ये सुनकर अंकल आंटी हैरान हो जाते एंड कहते कि खाना तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही महंगा मिलता है। शाह बोलती कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये एंटायर रेस्टोरेंट यहाँ पर चांडर्स के परिवार वाले ओन करते हैं, हमें यहाँ पर कोई बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर वो कुछ कॉल पे करने के चली जाती कि जाते जाते यहाँ पर उसे स्कूल का दोस्त गो मिल जाता है। वो गो से कहते कि अरे वाह, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गो यहाँ पर फेक स्माइल करता है, उससे धीमी आवाज़ में कहता है कि मुझे गुओ नहीं बल्कि गॉर्डन कहकर बुलाओ, मुझे मिस्टर गॉर्डन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। शाह कहते कि चलो चलो फ्लेक्स करना बंद करो, गॉर्डन ये कैसा नाम है, हम तो हमारे कुत्ते का भी नाम गॉर्डन ना रखे। और ये सुनकर यहाँ पर वो स्टाफ हंसने लग जाते। एम्बेरस होकर वहाँ से गो उन्हें वहाँ से भेज देता है एंड तब तक यहाँ पर अंकल आंटी भी आ जाते जो कि गो को पहचानते, बिकॉज यहाँ पर गो स्कूल टाइम से जो यहाँ पर शाह के साथ रहा है और उसी के साथ साथ वो उनका नेबर भी था। अंकल गो से कहने लग जाते कि अरे वो कुत्ता जो कि तुम्हें यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में काटा था तुम्हारे बट पर, क्या वो निशान अभी तक नहीं किया। गो कहता है कि अंकल आप अभी भी ये सारी बातें कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ छोड़िए, शाह तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में। शाह बता रहे थे कि कुछ नहीं, बस यहाँ पर हमारा फूड स्टॉल चल ही रहा है जो कि अभी यहाँ पर एक बड़ी शॉप में कन्वर्ट हो चुका है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। शाह तब गो से पूछते कि वो क्या करता है। गो कहता है कि अब क्या बताओ, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता हूँ, मैं तो यहाँ पर जा परिवार का वेडिंग हेल्ड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एंड यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्स कर रहा था उनके फियांसे के बारे में। शाह कहते कि मुझे पता है मैं भी कितनी अच्छी हूँ। वो कहते कि मैं तुम्हारी बात तो नहीं कर रहा हूँ, उनकी फियांसे की बात कर रहा हूँ। शाह यहाँ पर सोफा पर बैठ जाती है एंड यहाँ पर कॉल लगा लेती है वेडिंग ऑर्गेनाइजर को, यानी कि यहाँ पर गो को। गो कहता है कि देखा देखा उनका कॉल आ रहा है, ज़रा मुझे प्राइवेसी दीजिएगा बात करने के लिए। वो कॉल बड़े प्यार से पिक करता है। शाह कहते कि लगता है यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद हूँ। एंड गो यहाँ पर समझ जाती कि उनकी फियांसे कोई और नहीं बल्कि शाह ही है। एंड अब जाकर उसे याद आता है कि शाह उसकी ओल्ड क्लासमेट है, उनके बीच का रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा है। वो बड़े प्यार से उसके पास चला जाता है उससे बातें करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर शुरू हो जाती है उनकी मीटिंग एंड वो लोग स्पेशली यहाँ पर आए होते ताकि वो लोग सारी चीज़ों का कंफर्मेशन ले सके कि आखिर खाने में क्या बनने वाला है, क्या क्या कटलरीज होंगी, वो सभी चीज़ें। एंड तब यहाँ पर गो उन्हें बता रहा होता है। अंकल आंटी क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या चॉपस्टिक्स नहीं रखेंगे। गो कहता है कि अंकल आंटी आप थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ पर फ्रेंच खाने खाए जाते हैं, फ्रांस से और अलग अलग जगहों से लोग आएंगे तो वो लोग थोड़ी ना चॉपस्टिक पकड़ पाएंगे। और ऐसे भी हॉट पॉट नहीं बनता, वो आपके यहाँ बनता होगा, हमारे यहाँ पे तो कुजीन्स खाए जाते। ये सुनकर शाह कहते कि देखो मेरे मॉम डैड का कंफर्ट फूड यहाँ पर चाइनीज़ फूड है और कोरियन फूड है जो कि यहाँ पर बनकर रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेन्यू में यहाँ पर चेंजेस करो, हर लोगों के अकॉर्डिंग, हर कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर खाने चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर गो कहता है कि ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर मिस्टर छान से कॉल पे बात कर लूँगा और फिर चेंजेस कर दूंगा। अब यहाँ पर शाह को यही बात पसंद नहीं आती कि मैंने चेंजेस बोल दिए तो चेंजेस हो जाने चाहिए, तो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर उसे कॉल करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हो कहते कि नहीं नहीं, देखो मैं समझता कि तुम्हारी शादी यहाँ पर हो तो रही है उस परिवार में, लेकिन वो परिवार तुम्हारे परिवार से बहुत बड़ा है शाह, तो तुम्हें डिफरेंस समझना चाहिए कि उनके परमिशन के बगैर यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ की वहाँ नहीं होगी। भले तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कह लो, मुझे जाकर परमिशन मांगनी पड़ेगी और उनके परमिशन का वेट करना पड़ेगा। तुम्हारे ऑर्डर्स मेरे फाइनल ऑर्डर्स नहीं हो सकते।
शाह को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे परिवार वालों से भी ज़्यादा कमा रहे रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर उनकी बेइज्जती इस तरीके से कर सको। और अब वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम इस वेडिंग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करो। मैं तुम्हें यहाँ से फायर करती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर गू को और गुस्सा आ जाता है। गू कहता है कि तुम मुझे फायर नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर जाओ परिवार के लिए वर्क करता आ रहा हूँ, और तुम कौन होती हो मुझे फायर करने वाली? देखना, यहाँ पर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पर इतनी बदतमीजी कर रही हो तो। लेकिन तब तक वहाँ पर खुद छानी आ जाता है एंड कहता है कि अगर मेरी वाइफ चाहती है कि तुम रिप्लेस हो जाओ तो ऐसा ज़रूर होकर रहेगा। अगर उसे कोई चीज़ें पसंद नहीं है तो वैसा ही होगा। एंड तब यहाँ पर गो वापस गलती कर रहा होता है, जहाँ पर वो छान को समझा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर शाह का हॉट पॉट परिवार फ्रेंच कुजीन्स को कभी नहीं समझ पाएगा एंड वो कभी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि सचमुच ज़रा मुझे बताना कि अगर ये लोग तुम्हें छोटे लग रहे हैं तो फिर यहाँ पर 5-6 साल पहले तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? तुम भी तो उसी जगह से आए हो। तुम भी तो उसी स्कूल से बिलोंग करते हो जहाँ से मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है। तुम तो उनके नेबर से हुआ करते थे। तो क्या तुम यहाँ पर अपनी पुरानी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही एम्बेरसिंग मानते हो? और अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सबसे गलत इंसान हो। बिकॉज हम बड़े कितने भी क्यों ना हो जाए, हमें हमारे रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कि तुम भुला चुके हो। एंड भूलो मत, सिर्फ मेरे परिवार वालों की वजह से तुम्हारी कंपनी यहाँ पर टॉप 1 कंपनी में मानी जाती है। तुम्हारे मैरिज रेट्स यहाँ पर आज तक 0 है। कभी कोई भी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर ज़रूर होगी, क्योंकि मेरे परिवार यहाँ पर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है। तुम शाह की बात तो मानोगे नहीं, इसलिए अब मेरी बात तुम्हें ये तो माननी पड़ेगी कि हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट करें, और हमारी तो क्या किसी की भी वेडिंग तुम यहाँ पर नहीं करा पाओगे। ऐसा कहकर गाज के बोलकर यहाँ से वो उसे निकलवा देते हैं। वैद्य उसे यहाँ पर छान अंकल आंटी से सॉरी बोलने लग जाता है उस गो जैसे बदतमीज इंसान के लिए। अंकल आंटी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, अब लोग खराब निकलते, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? छान कहते हैं कि नहीं, अब इस गधे की वजह से कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं सबसे बेस्ट प्लानर ला के रहूँ एंड यहाँ पर वो सभी की सभी चीज़ों को ढंग से हैंडल भी कर लेंगे। अंकल आंटी कहते हैं कि आराम से, अगर किसी भी मदद की ज़रूरत चाहिए रहेगी तब तुम हमें यहाँ पर तुरंत बता सकते हो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर छान अंकल आंटी को थैंक यू भी बोल रहा था बातें समझने के लिए, बट वो उन्हें थैंक यू मॉम एंड डैड कहता है, जिसे सुनकर अंकल आंटी के रोंगटे वापस से खड़े हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि काम करो, डैडी और अंकल तो छोड़ ही दो, तुम मुझे यहाँ पर मेरे नाम से बुला दो तो शायद मुझे यहाँ पर गूज़बम्प्स नहीं आएंगे। और इस बात पर सभी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। अब शाह की मम्मा छान की मम्मा को बाहर की ओर लेकर जाती है एंड बताते कि देखिए, वेडिंग के दौरान यहाँ पर स्पीच भी होंगे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने इंग्लिश में स्पीच प्रिपेयर किया है और वो हम यहाँ पर आपको पहले सुनाना चाहते हैं। कोई भी कमियाँ अगर आपको महसूस हो तो आप हमें यहाँ पर तुरंत ही बता देना। छान की मम्मा कहती हैं कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के लैंग्वेज में भी स्पीच दे सकती हैं। शाह की मम्मा बोलते कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर इंग्लिश में स्पीच देंगे। एंड तब यहाँ पर शाह के डैड स्पीच देना शुरू कर देते हैं। आंटी यहाँ पर पूछती कि बताइए आपको स्पीच कैसा लगा? छान की मम्मा पूछती है कि आखिर वो इंग्लिश में बोलना कब शुरू करेंगे? और अंकल आंटी तो यहाँ पर इंग्लिश में ही बोल रहे थे, पर ये इंग्लिश यहाँ पर उनको कुछ समझ ही नहीं आई। वजह से यहाँ पर छान और शाह शाह लेकर बाहर कर आते, जहाँ पर छान उसकी मदद करने लग जाता है हेयर ड्राई करने में। इससे यहाँ पर शाह को वो फर्स्ट टाइम याद आ जाता है जब यहाँ पर दोनों साथ में थे और दोनों एक दूसरे से कितना शर्मा रहे होते। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं, ये किस उनकी वेडिंग डे में टर्न आउट हो जाती है, जहाँ पर फाइनली दोनों की वेडिंग हो रही थी। वही दूसरी यहाँ पर शादी बहुत अच्छे से हो रही होती है कि अब यहाँ पर स्पीच देने की पारी आ जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी दोनों नर्वस होते, लेकिन वहाँ के फॉरेन गेस्ट चाइनीज़ में बात कर रहे थे एंड कहते कि आप अपनी भाषा में बात कर सकते, हमें आपकी भाषा बहुत अच्छे से समझ आती है। ये सुनकर अंकल आंटी हैरान हो जाते कि हमें नहीं पता था कि इंग्लिश की तरह हमारी भाषा भी इतनी कॉमन लैंग्वेज होगी। एंड तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और समझ आता है कि आखिर इतने हाई स्टैंडर्ड्स और इतने अच्छे मैनर्स छान में आए कहाँ से, उनके मॉम डैड की वजह से। जिस दिन यहाँ पर आंटी ने वो स्पीच सुनी थी, उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर शाह के मॉम डैड के लिए चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट होगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सभी गेस्ट को घर पर बुलाया था और सभी को कंपलसरी चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाया था, ताकि वहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग फील ना हो। एंड यहाँ पर तो छान के साथ साथ उसके मॉम डैड ने भी स्टैंडर्ड्स का बार एकदम हाई सेट कर दिया होता है ये सब कुछ कर कर। एंड वे दूसरे यहाँ पर अंकल स्टेज पर चले जाते हैं स्पीच सुनने के लिए, जहाँ पर उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है कि सभी की आंखें भर जाते हैं। एंड यहाँ पर अंकल को बचपन वाली बात याद आ रही थी, जहाँ पर छोटी सी शाह यहाँ पर अपने दादा को पूछ रही होती है
कि दादा आखिर आप कब तक मेरे साथ रहेंगे। एंड तब उसकी दादा ने यहाँ पर उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो अपने लाइफ के एंड तक यहाँ पर शाह का साथ देंगे। एंड वही प्रॉमिस दोनों यहाँ पर अब प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ में कर रहे होते हैं। अंकल से स्टेज से उतरने के बाद में यहाँ पर चांद ने शाह के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है। अब शाह को तो यहाँ पर केक्स पसंद नहीं है, इसलिए चांद ने यहाँ पर उसके लिए पैसों का केक बनवाया था, जिसे देखकर शाह खुश हो जाती है एंड उस केक को अपने रूम में जाकर रखने के लिए बोल देती है, ताकि वो वेडिंग खत्म होती पैसे गिनना शुरू कर दे। एंड बस इतना ही नहीं, चांद ने तो यहाँ पर अपने कंपनी के पेपर्स भी रेडी कर कर रखे थे, जहाँ पर चांद खुद ही कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स शाह को दिया था, ताकि शाह के पास यहाँ पर हमेशा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मौजूद रहे। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि किसी ने अगर यहाँ पर शाह की बेइज्जती की या फिर हमसे उसे कम माना, तो फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो हमारी फैमिली के साथ पंगे ले रहा है एंड उससे हमारी फैमिली को यहाँ पर इंसल्ट किया है। शाह यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो शायद लेने से यहाँ पर मना कर देती है। तब ग्रैंडमा यहाँ पर स्टेज पर आती है, जो कि अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पर बता रही होती है, और साथ साथ ये भी कि उनकी लाइफ में यहाँ पर शाह का मीनिंग कितना बड़ा है। एंड आज यहाँ पर वो शाह पर बहुत प्राउड फील कर रही है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर शाह को वो शेयर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। शाह यहाँ पर खुशी खुशी उन शेयर्स को भी एक्सेप्ट ही कर लेती है। अब इसके बाद में यहाँ से सभी लोग जाने लग जाते हैं, बिकॉज वेडिंग फाइनली ओवर हो जाती है। एंड चांद को यहाँ पर वो हान के बारे में याद आ जाता है। तब यहाँ पर अंकल आंटी बता रहे होते कि वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया, लेकिन उससे सचमुच एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट मिस आउट गया। अब सभी लोग यहाँ पर हान को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाते, तो वो यहाँ पर हान को बस देखना चाहते थे। अंकल फोन में फोटो दिखाने तो जा रहे थे, पर तब तक यहाँ पर उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो सभी कहते हैं कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगा या हम वहाँ पर आएंगे तब उसे ज़रूर मिल लेंगे। अब वे सभी यहाँ पर घर जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बारी आ जाती है वेडिंग नाइट की, और इस वेडिंग नाइट का सपना तो यहाँ पर हर लड़की का होता है कि शादी खत्म होने के बाद वो यहाँ पर वेडिंग नाइट स्पेंड करे। लेकिन वैसा नहीं जैसा आप लोग सोच रहे, ऐसी वेडिंग नाइट जहाँ पर जितने भी पैसे जितने भी गिफ्ट उन्हें मिले हो, वो मिलकर यहाँ पर काउंटिंग करना शुरू कर दे, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम पर लग जाते हैं पैसों की काउंटिंग करना। अब पैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें मशीन रखनी पड़ती है काउंटिंग करने के लिए, और सिर्फ पैसे ही नहीं, उन्हें तो यहाँ पर लग्जरियस कार की कीज से मिलती है, विच मीन्स यहाँ पर ग्रैंड वेडिंग का सारा पैसा वसूल हो चुका होगा। अब यहाँ पर अंकल आंटी वापस घर पहुँचकर हान को फोटो दिखा रहे होते, जिसे देखकर यहाँ पर हान का सर अचानक से दर्द करना शुरू कर देता है। बट उसे लगता है कि मे बी यहाँ पर उसे सुबह से बॉडी को कम्प्लीटली हाइड्रेट नहीं किया, इस वजह से तो वो पानी पीने के लिए चला जाता है। अब सभी के सभी यहाँ पर चांद के घर पर रेडी हो रहे थे, एंड यहाँ पर अंकल कुछ बिजनेस ट्रिप पर होते, इस वजह से वो डायरेक्टली वहाँ पर उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। अब ग्रैंडमा को यहाँ पर सभी लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ग्रैंडमा यहाँ पर किसी की बात मानने के लिए रेडी नहीं थी, एंड इतने में यहाँ पर वह आ जाती है, जिसे यहाँ पर ग्रैंडमा ने ही बुलाया होता है। वह यहाँ पर वो लड़की है जिसे हमेशा फीवर रहता है या कुछ ना कुछ तो रहता ही है, पर जब देखो तब यहाँ पर चीखती रहती है, खांसती रहती है, गिरती रहती है और बीमार पड़ती रहती है। इससे यहाँ पर सभी को वह याद आ जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर बताने लग जाती है कि चांद और वह बचपन में इतने क्लोज थे कि ग्रैंडमा ने तो यहाँ पर फिक्स कर लिया था कि वह उनके घर की बहू बनेगी। चांद कहते कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर शाह के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहते कि मैं तो बस उसे यहाँ पर बता रही हूँ, और शाह तो इतनी मैच्योर जरूर है कि वो दिल पर बातें नहीं लगी। वही दूसरे यहाँ पर वह बता रहे थे कि सही का वो तो मैं बस यूके चली गई थी पढ़ने के लिए, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, वरना मैं चांद का साथ छोड़ूं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। शाह कहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने भी यहाँ पर उसका पीछा किया होता, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ फिर भी तुम दोनों की शादी नहीं हो पाती, बिकॉज हमारी शादी यहाँ पर डेस्टिनी की वजह से हुई है। ये सुनकर तो वह को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। चांद जैसी वहाँ पर आता है वह उसे पकड़ने वाली थी, पर चांद चिल्लाकर 10 कदम दूर जाकर उसे खड़े हो जाता है एंड कहते कि देखो मैंने शॉर्ट ड्रामास देख रखे, तुम जो सोची हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वह दूसरा में यहाँ पर पता चलता है कि वह भी उनके साथ जाने वाली है। इतने में डक आकर उसके ऊपर हमला ही कर देती है और उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। वे यहाँ पर बहुत खुश थी कि जब ये सारे घर परिवार वाले शाह के यहाँ पर जाएंगे तो देखना उन्हें कितना डिस्गस्ट एंड अनकंफर्टेबल फील होगा, एंड फाइनली उन्हें यहाँ पर समझ आ ही जाएगा कि उन्होंने कितने ज़्यादा नीचे घराने में शादी कर रखी है।
एंड यहाँ पर सभी के सभी पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर, जहाँ पर शाह के परिवार वाले उसे पिक करने के लिए आ जाते हैं। अब पहला टास्क यहाँ पर यही होता है, स्ट्रीट फूड्स को एकदम दबा के खाने का। सभी के सभी चले जाते हैं एंड यहाँ पर वैवे को लग रहा था कि वह सभी के सामने अब यहाँ पर अटेंशन गेन करेगी, बिकॉज उसे 100% पता था आंटी और चांद इतना ऑयल और स्पाइसी खाना खा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो ऑलरेडी वहाँ से खाना प्रिपेयर कर कर आई हुई थी। पर उसका तो अपोजिट होता है, सभी लोग बैठकर यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे थे, और जब वह बैठी है तब उसे भी अपने बचपन के खाने की याद आने लग जाती, बिकॉज वो इसी कंट्री से जो बिलोंग करती थी वो भी बेचारी खाने लगती है। वो दूसरी यहाँ पर आंटी तो इतना इम्प्रेस हो जाती है कि वो जाकर वहाँ के शेफ्स को ऑफर करने लग जाती है $1,000,000 की जॉब को। ये सुनकर उन दोनों को लगने लग जाता है कि ये औरत हमें यहाँ पर बुद्धू बनाने आई है, हमें वहाँ ले जाकर न जाने किसे सेल ऑफ कर दे या फिर हमारे ऑर्गन्स बेच दे। तो वो लोग तो पुलिस की बात करने लग जाते हैं, बट शाह वहाँ पर आकर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, और बेचारी वह ने इतना खा लिया होता है कि उसका पेट दर्द दे रहा था और बर्न कर रहा था, विच मीन्स अब उसे वॉशरूम जाने की सख्त ज़रूरत है, और वो वहाँ से तुरंत ही भाग के चली जाती है। एंड अब शॉपिंग करने के बाद सभी यहाँ पर घर पर चले जाते हैं। अंकल आंटी यहाँ पर नर्वस रहते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है छान तो यहाँ पर महल में रहता है और ये एक बस छोटा सा घर जो होता है। शाह यहाँ पर छान को इशारे करती है ताकि छान यहाँ पर घर की तारीफ कर सके और अंकल आंटी यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सके। छान तो यहाँ पर वियर्ड तारीफ कर रहा होता है कि डैड मानना पड़ेगा, आपका घर तो हमारे घर से भी ज़्यादा क्लीन है। तब अंकल यहाँ पर बता रहे होते हैं वो इसलिए बिकॉज मैं पर्सनली यहाँ पर रोजेस की क्लीनिंग करता हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग मिलकर घर पर टेबल सेटअप करना शुरू कर देते ताकि सभी मिलकर यहाँ पर लंच एंजॉय कर सके एंड यहाँ की ट्रेडिशनल अल्कोहल ड्रिंक पी सके। वह भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो तो उस अल्कोहल को ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, बट यहाँ पर जैसे वो एक सिप पीती है वहीं पर लेट जाती है, यानी कि वह के लिए एक सिप ही इनफ होता है उसे बेहोशी की हालत में डालने के लिए। वह दूसरे यहाँ पर हान आता है सामान डिलीवर करने के लिए। अब वो हुडी पहन कर आया था, हुडी का कैप भी लगा हुआ था, सामान डिलीवर करके वो जा रहा था। शाह से रुकने के लिए भी बोलती, बट वो रुकता नहीं और कुछ सुनता नहीं है और वहीं से भाग जाता है। लेकिन आंटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अपने को देख रही हो, बट उन्हें यहाँ पर सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है, इसलिए वो उस बात को वहीं पर लेट गो कर देती है। बट उस हम यहाँ पर देखते हैं वह को, जो कि यहाँ पर होश में आती है और उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह की मम्मा ने उसका कितना ख्याल रखा हुआ है, इतना जितना तो उसकी मम्मा ने भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया होगा। उसे यहाँ पर रियलाइज़ होता है शाह की कितनी ज़्यादा लकी है, उससे इतना अच्छा परिवार मिला है। भले उसके पास यहाँ पर ज़्यादा पैसे पर्सनली क्यों ना हो, लेकिन उसके पास वो प्यार है जिस चीज़ की कमी उसे यहाँ पर कभी महसूस नहीं होने दे सकती है। अब यहाँ पर शाह के साथ साथ अंकल आंटी भी आ जाते उसके लिए बेडशीट लेकर, ताकि यहाँ पर एकदम इत्मीनान से आराम कर सके एंड रेस्ट कर जल्दी से यहाँ पर ठीक हो जाए। वही दूसरे यहाँ पर बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो आंटी को थैंक यू बोल रही होती है, बिकॉज यहाँ पर आंटी जो काढ़ा उसे पिलाया था वो तो इंजेक्शन और मेडिसिन से भी एकदम अच्छे से वर्कआउट करता है। अब वह यहाँ पर दिल की इतनी भी बुरी नहीं थी, वो यहाँ पर शाह से अपने इंटेंशंस को लेकर माफ़ी मांगने लग जाती है। वो उसे सारी बातें सच सच बता देती है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर उससे उसके फैमिली को जज किया था उनके बैकग्राउंड और पैसे की वजह से। बट उसे रियलाइज हो रहा है कि पैसे से भी बढ़कर यहाँ पर कोई चीज़ें होती है, जो कि परिवार वालों का प्यार एंड साथ होता है, जो कि शाह के पास है। शाह कहते कि बस बस अब रुलाओ मत, अब तो यहाँ पर तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सुनकर तो खुद यहाँ पर वह भी खुश होती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर शाह को उड़ते हुए खबर आ जाती है कि किस तरीके से उनके शॉप के जस्ट सामने यहाँ पर सेम शॉप ओपन हुई है, सेम मेन्यू के साथ, सेम इंटीरियर के साथ में। और वो इंसान ने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, उन्हें लगे कि ये भी वही सेम शॉप है और वो लोग वहाँ पर चले जाए अगर यहाँ पर करती हो तो। शाह और सभी फैमिली मेम्बर्स मिलकर तो यहाँ पर फाइट करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड अब तो यहाँ पर अंकल भी आ चुके थे, लेकिन छान यहाँ पर इनफ था वो सामने वाले कॉम्पिटिटर के ओनर को डराने के लिए और उसे वहाँ से भगाने के लिए, जिसके बाद ही मैटर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है और सभी एक साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चांद थोड़ा सा अपसेट नजर आ रहा होता है। आंटी चांद से कहने लग जाते हैं कि लगता है तुम आज यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही थक चुके हो। चांद कहते कि नहीं माँ, जब हम सब यहाँ पर रियूनाइट होते हैं तो मुझे एक फैमिली जैसा फील होता है, और मुझे ये फील होता है कि न जाने अगर मेरा भाई आज यहाँ पर होता तो मोमेंट कितना ज़्यादा अलग होता। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चांद फर्स्ट टाइम एक कार रेसिंग कंपटीशन जीत कर आया था। उसे यहाँ पर कार मॉडिफिकेशन से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। उसे जाकर अपने डैड को भी बताया था वो सर्टिफिकेट, पर अंकल ने यहाँ पर उसे इनफ अप्रिशिएट नहीं किया था, तो वो सैड हो गया था। लेकिन हाँ, उसके भाई जान उसे यहाँ पर बहुत अप्रिशिएट किया था, और अप्रिशिएट करने के साथ साथ यहाँ पर उसे
तोहफा भी दिया था, जो कि यहाँ पर एंटायर मैकेनिक सिस्टम होता है, और उसे बहुत मोटिवेट भी किया था। तब यहाँ पर छान को रियलाइज़ हुआ था कि उसका भाई तो स्टार्टिंग से यहाँ पर उसका साथ देता आ रहा है। एंड रितिम यहाँ पर शाह से कहते कि अब तो उसकी फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में होगी, तुम हम सबको दिखा सकते हो। जब यहाँ पर छान फ़ोटो दिखाता है, शाह कहते कि ये तो हमारा हान है, तुम्हारा जाओ कैसे हो सकता है। एंड सभी के सभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। एंड जैसे यहाँ पर हान सामने आता है, तो फिर वो एक फैमिली का हान होता है तो दूसरी फैमिली का जाओ होता है। सभी के सभी यहाँ पर हान स्लैश जाओ पर टूट पड़ते हैं। आंटी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, साथ साथ अंकल भी। शाह कहते कि देखिए शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। एंड तब वो लोग यहाँ पे बता रहे होते कि उनके बेटे का यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर था। तो सभी बातें यहाँ पर एक एक करके डॉट्स की तरह कनेक्ट करना शुरू हो जाती है। और उन सभी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि हान यहाँ पर जाओ है एंड जाओ यहाँ पर हान है। तब अंकल यहाँ पर बताने लग जाते कि वो बहुत इंजर्ड था, उसके सर पर भी यहाँ पर बहुत गहरी चोट आई थी, और हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि उसे यहाँ पर अपने बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर उसे एक नया नाम, एक नई आइडेंटिटी दी, एक नई पहचान दी, जिससे वो अपनी लाइफ को यहाँ पर जी सके और पास्ट की बातों पर ज़्यादा फोकस ना कर सके। हान तो वहाँ से चला ही जाता है एंड सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अंकल तो इतने ज़्यादा इमोशनल थे और खुश भी थे कि वो यहाँ पर शाह के परिवार वालों को एंटायर होटल और रेस्टोरेंट्स गिफ्ट करना चाहते थे। अंकल आंटी कहते कि नहीं, हमने यहाँ पर किसी लालच से उसकी मदद नहीं की, हमने यहाँ पर उसे अपना बेटा समझकर मदद की। उसे यहाँ पर कोई बातें याद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शाह तब यहाँ पर आइडिया बनाने लग जाती है कि विदाउट प्रेशर हम यहाँ पर हान को चीज़ें, यानी कि जाओ को चीज़ें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करवाएंगे, और क्या पता यहाँ पर उसकी मेमोरीज वापस आ जाए। तो अवध दूसरे बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसके पास में, उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए। शान यहाँ पर एज यूजुअल उसे भाई भी बुलाता है, बट यहाँ पर हान के फेस से कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। शान को यहाँ पर एक पल के लिए डाउट होने लगता है कि कोई पर्सन यहाँ पर इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी हान को यहाँ पर छान पसंद नहीं आता। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इंसान मुझ पर शक कर रहा है कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। शाह कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं ऐसी बातें मत सोचा करो। एंड तब बाद में जाकर यहाँ पर वो छान से पर्सनली बात करती है। इतने में उनके दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आ जाता है, जो कि होता है यहाँ पर हान के हेयर सैंपल्स को लेकर डीएनए टेस्ट करवाने का। वो रात को जाता तो है, लेकिन पकड़ा जाता है, जहाँ पर सभी घर वाले जागे हुए थे, लेकिन ऐसा नाटक करते कि जैसे वो अभी अभी सोकर अचानक से उठकर आए हुए हो। सभी के सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटली चीज़ों को लेते हैं, सॉरी बोलकर बाहर चले जाते हैं। बट फाइनली उन्हें यहाँ पर हेयर का सैंपल मिल ही जाता है टेस्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट डे यहाँ पर आंटी, जो बचपन में यहाँ पर जाओ को डिश बहुत पसंद थी, वो बना कर लेकर आ जाती है। शाह कहते कि माँ आपको लगता है कि सब काम करेगा? आंटी बोलते कि उसे पसंद तो ज़रूर आएगा। जिसके बाद में यहाँ पर खाना से खाने की कोशिश तो करता, बट उससे वो इतना कुछ खास नहीं लगता, पर फिर भी वो आंटी के सामने उस खाने की तारीफ ज़रूर करता है। आंटी कहते कि मैंने तो और बनाया, मैं तुम्हारे लिए और भी प्लेट्स लेकर आ जाती हूँ। शाह कहते कि देखो तुम ज़बरदस्ती मत खाओ। हान कहते कि मैं ज़बरदस्ती नहीं खा रहा, ये डिश इतनी भी बुरी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले भी इस डिश को खा चुका हूँ। शाह कहते कि करो करो, याद करो कि कहाँ पर खाओ। लेकिन यहाँ पर हान को कोई भी बातें याद नहीं आ रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी बन्स बनाना सीखना चाहती थी, जिसके लिए तो यहाँ पर पूरा परिवार ही एक साथ आ जाता है। और शाह यहाँ पर जैसा कर रही थी वैसा वो सेम यहाँ पर आंटी को करने के लिए बोलती है। जिसके बाद में सभी के सभी यहाँ पर काउंटडाउन शुरू कर देते स्टीमर को उठाकर बन को देखने का। सारे बन यहाँ पर छोटे के छोटे ही थे। शाह कहते कि कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, जितने छोटे बन्स उतना ज़्यादा हम यहाँ पर खा सकते हैं। और वो नेगेटिव चीज़ों को भी यहाँ पर पॉजिटिव में लेती है। वह दूसरी बार में यहाँ पर चांद की मम्मा शाह की मम्मा से ढेर सारे कपड़े बनाने की चीज़ें सीख रही होती है कि किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है, निटिंग की जाती है, क्रोशे किया जाता है। एंड यहाँ पर उन्होंने हान के लिए, यानी कि अपने जाओ के लिए एक स्वेटर बनाई होती है। जाओ जैसे स्वेटर को पहनता है, एक हाथ छोड़ा तो एक हाथ बड़ा बन जाता है। जाओ कहते कि रे वाह, आप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपको पता है कि मैं राइट हैंड से काम करता हूँ, इसलिए आपने राइट हैंड को यहाँ पर छोटा बनाया ताकि मुझे बार बार अपने स्लीव्स को ऊपर ना करना पड़े। मानना पड़ेगा आंटी आप बहुत स्मार्ट है। लेकिन उससे क्या पता कि आंटी से यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। अब आंटी वाला वर्ड सुनकर तो एक माँ को हर्ट तो ज़रूर होगा, एंड सेम यहाँ पर उसकी मम्मा को भी लगता है। वही दूसरा बाद में
यहाँ पर हम देखते हैं मिसेस वैंग को, जिससे यहाँ पर जाओ के बारे में पता चल जाता है, जो कि उसके हस्बैंड आकर यहाँ पर उसे बता रहे होते। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि उनकी वजह से मेरा बेटा आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, वो इतना ज़्यादा सैड हो चुका है, मेरी बहू मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो अब तो मैं इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर जाओ को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देती है। एंड उन्हें यहाँ पर उसके अमनेशिया के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि उसे कुछ भी नहीं आते, इसलिए वो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी। शाह को इतने भी यहाँ पर जैसी सारी बातें पता चलती है, वो तुरंत ही आकर यहाँ पर घर वालों को बताने लग जाती है। एंड घर वाले भी यहाँ पर घबराने लग जाते कि कहीं ये वैंग हमसे बदला ना लेने आई हो। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाते हैं ऑफिस में, ताकि यहाँ पर मिसेस वैंग जो है जाओ को अपना ऑफिशियल बेटा ना बना सके। सभी लोग आकर यहाँ पर जाओ को यानी कि हान को रोकने लग जाते एंड सारी सच्चाई बताते। जाओ को यहाँ पर सारी मेमोरीज याद आ जाती है एंड वो मिसेस वैंग के अगेंस्ट जाकर उस पेपर को वहीं पर फाड़ देता है और साइन करने के लिए रेडी भी नहीं होता। बट जब वो लोग घर पर आते हैं तब पता चलता है कि उसकी कोई मेमोरीज वापस नहीं आई थी, बट उसे इतना समझ आ चुका था कि वो वुमन उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए उसने सब कुछ नाटक किया। घर वाले फिर भी साथ नहीं होते, वो तो यहाँ पर उसका पूरा का पूरा हिप्नोटिस्ट वाला ट्रेनिंग भी करवाते हैं, साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, ताकि यहाँ पर जाओ को चीज़ें याद आ सके। एंड धीरे धीरे कर कर यहाँ पर फाइनली उसे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आने लग गई थी। हालांकि वो अपने एंटायर बचपन को नहीं याद कर पा रहा था, बट ज़रूर वो अपने परिवार वाले को पहचान पा रहा था। एंड अब फाइनली यहाँ पर जब पूरा परिवार एक साथ मिल चुका है, तब शादी की प्रिपरेशन तो और भी धूमधाम से होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर फाइनली वो लोग जिस तरीके से वहाँ पर शादी करते हैं, उसी एन्जॉयमेंट के साथ में इस कंट्री में भी शादी करते हैं। शाह और चान दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत खुश एंड हैप्पी होते हैं, और ये शादी भी यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से एंड अप हो जाती है। फिर इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर हैप्पीली विदाउट एनी किडनैपिंग या विदाउट एनी क्यूज अच्छे से यहीं पर एंड हो जाता है।